नमस्कार। आज की तारीख है मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 और आज हम भारतीय व्यापार और वित्त जगत से जुड़े जो ताज़ा स्रोत हैं उन पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। बिल्कुल। काफी कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में। हाँ, हमारे पास काफ़ी कुछ है आज बात करने के लिए। कंपनियों के जो तिमाही नतीजे आए हैं वो हैं, कुछ बड़े निवेश सौदे हुए हैं, बाजार में क्या चल रहा है और हाँ, कुछ नई तकनीकी पहलें भी। तो इन सबको जोड़कर देखना होगा कि क्या तस्वीर बन रही है। मतलब क्या इकोनॉमी पटरी पर है या कुछ चिंताएं भी हैं। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि इन सारी सूचनाओं में से सबसे ज़रूरी बातें निकालें और समझें कि इनका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं कंपनियों के दूसरी तिमाही मतलब जुलाई से सितंबर वाले नतीजों की। और यहाँ काफ़ी मिला-जुला सा माहौल दिख रहा है। कुछ कंपनियों ने तो मतलब कमाल ही कर दिया। हाँ, कुछ नतीजे तो काफी अच्छे रहे। जैसे न्यूजेन सॉफ्टवेयर को देखिए, नेट प्रॉफिट पिछली तिमाही से 64% ऊपर और शेयर भी 8% से ज्यादा भागा। फिर वो है टीटीके प्रेस्टीज, उनका प्रॉफिट साल दर साल 22% बढ़ा और शेयर तो 14.5% चढ़ गया। अरे वाह, किचनवेयर में अच्छी डिमांड लगती है। हाँ, और जेके टायर, उनका नेट प्रॉफिट भी 64% बढ़ा और शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई पे पहुंच गया। फिर सरकारी कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, प्रॉफिट 28% बढ़ा और डिविडेंड भी दिया है 6 रुपए प्रति शेयर। अच्छा, डिफेंस और शिप बिल्डिंग में भी अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। इंडियन ऑयल भी घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नेट प्रॉफिट 24% बढ़ा और टीवीएस मोटर, उन्होंने तो रिकॉर्ड रेवेन्यू और 37 से 42% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। टीवीएस के नंबर तो हमेशा की तरह दमदार लगते हैं। हाँ, लेकिन हर तरफ ऐसी कहानी नहीं है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जैसे कैनरा रोबेको एएमसी, इनका प्रॉफिट पिछली तिमाही से 20% गिर गया और शेयर भी 11% नीचे। ओ, एसेट मैनेजमेंट में थोड़ा दबाव दिखा। मगर बाटा इंडिया, जो जानी मानी फुटवेयर कंपनी है, उनका नेट प्रॉफिट तो 73-74% तक गिर गया। जबरदस्त गिरावट। शेयर भी 5-6% टूटा। रेमंड का मुनाफा भी 81% गिरा है। तो ये तस्वीर थोड़ी मतलब उलझी हुई सी है ना? बिल्कुल। ये नतीजे किसी एक दिशा की ओर इशारा नहीं कर रहे। साफ दिख रहा है कि अलग-अलग सेक्टरों की कहानी बिल्कुल अलग है। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने न्यूजेन का जिक्र किया, टायर हैं, कुछ इंजीनियरिंग और डिफेंस कंपनियां हैं जो अच्छा कर रही हैं। हाँ। इनको शायद बेहतर ऑर्डर बुक या फेस्टिव सीजन से पहले की डिमांड का फायदा मिल रहा है। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ कंज्यूमर फेसिंग कंपनियां हैं, जैसे बाटा। वहां साफ तौर पर मांग में कमी दिख रही है। हो सकता है महंगाई का असर हो या फिर जैसा उन्होंने कहा भी है, कंपनी के कुछ अपने एक मुश्त खर्चे भी थे। अच्छा। और कैनरा रुबेको जैसी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों पर शायद बाजार के उतार चढ़ाव का या फिर किसी खास स्कीम के प्रदर्शन का असर पड़ा हो। और टीवीएस मोटर का क्या? नतीजे तो शानदार थे। रिकॉर्ड रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया। लेकिन फिर भी शेयर थोड़ा नीचे क्यों गया? ये थोड़ा अजीब लगा। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, टीवीएस के नतीजे ऑटो सेक्टर में फेस्टिव सीजन की अच्छी उम्मीदें तो दिखा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बाजार अच्छी खबर आने से पहले ही उसे शेयर प्राइस में शामिल कर लेता है। मतलब शेयर पहले ही चढ़ चुका होता है। अच्छा, प्राइस इन हो गया। हाँ, बिल्कुल। या फिर ये भी हो सकता है कि नतीजों के साथ जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, मतलब भविष्य के लिए जो अनुमान आए, वो शायद बाजार की उम्मीदों जितने मजबूत न लगे हों। ओके। इंडियन ऑयल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नतीजे तो अच्छे थे, घाटे से मुनाफे में आए, लेकिन शेयर में जो शुरुआती तेजी थी वो टिक नहीं पाई। शायद रिफाइनिंग मार्जिन के भविष्य को लेकर बाजार थोड़ा सतर्क है। ये यही दिखाता है कि बाजार सिर्फ पिछली तिमाही के नंबर नहीं देखता, वो आने वाले कल को आंकने की कोशिश करता है। सही कहा। तो नतीजों की ये मिलीजुली तस्वीर यही इशारा कर रही है कि इकोनॉमी में रिकवरी तो है, लेकिन वो एक समान नहीं है। कुछ सेक्टर दौड़ रहे हैं, कुछ अभी भी थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निवेश और बड़े सौदों के मोर्चे पर क्या चल रहा है। यहाँ भी कुछ बड़ी खबरें हैं। हाँ, यहाँ काफी एक्शन दिख रहा है। लार्सन एंड टुब्रो यानी एल&टी, उनकी हेवी इंजीनियरिंग शाखा ने 1000 करोड़ से 2500 करोड़ के बीच के कई बड़े ऑर्डर जीते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें अमेरिका से भी ऑर्डर शामिल हैं। हाँ, ये एल&टी के लिए सिग्निफिकेंट कैटेगरी के ऑर्डर माने जाते हैं और अमेरिका से ऑर्डर मिलना ये दिखाता है कि भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियां अब ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी एक मजबूत जगह बना रही हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां चीन पर निर्भरता कम करने की बात हो रही है। ये तो अच्छी बात है, सिर्फ एल&टी के लिए नहीं, पूरे सेक्टर के लिए। बिल्कुल। और एक सेक्टर जिसने तो मतलब सबको चौंका दिया है, वो है फार्मा और हेल्थ केयर। जुलाई सितंबर तिमाही में इस सेक्टर में निवेश 166% उछलकर करीब $3.5 बिलियन पहुंच गया है।
यह पिछली तिमाही के मुकाबले जबरदस्त उछाल है। $3.5 बिलियन एक तिमाही में, ये वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये सिर्फ एक दो बड़ी डील्स का नतीजा नहीं लगता। ये साफ दिखाता है कि निवेशक इस सेक्टर के भविष्य को लेकर कितने ज्यादा आशावादी हैं, कितने बुलिश है। हाँ, कोविड के बाद से वैसे भी हेल्थ केयर पर फोकस बढ़ा ही है। बिल्कुल। और भारत की जो फार्मा क्षमताएं हैं वो तो दुनिया भर में जानी जाती हैं। तो लगता है निवेशक लंबी अवधि के लिए इस सेक्टर पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। और भी कई महत्वपूर्ण सौदे हुए हैं, जैसे IDBI बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया अब आखिरी दौर में पहुंच रही है। खबर है कि सरकार जल्द ही फाइनेंशियल बिड्स मंगा सकती है। हाँ, IDBI विनिवेश पर सबकी नजर है। ये बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म होगा अगर ये सही से हो जाता है तो। और प्राइवेट इक्विटी की दुनिया से भी बड़ी खबरें हैं। ब्लैकस्टोन जैसा बड़ा नाम फेडरल बैंक में $705 मिलियन का भारी भरकम निवेश कर रहा है। बाप रे, $705 मिलियन, ये फेडरल बैंक के लिए बहुत बड़ी पूंजी होगी। हाँ, और उधर TPG कैपिटल, वो IIFL फाइनेंस की वेल्थ मैनेजमेंट इकाई में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है। ये दोनों डील्स, ब्लैकस्टोन की फेडरल बैंक में और TPG की IIFL वेल्थ में, ये दिखाती हैं कि ग्लोबल फंड्स का भारतीय फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर कितना भरोसा है। उन्हें यहाँ ग्रोथ दिख रही है। और साथ ही IDBI विनिवेश और सरकारी बैंकों में FDI सीमा बढ़ाने की जो बात चल रही है, हाँ, 49% तक करने की। हाँ, ये सब मिलकर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एक बड़ी हलचल का संकेत दे रहे हैं। ज्यादा पूंजी, ज्यादा कंपटीशन। अच्छा, और कुछ और डील्स? आदित्य बिड़ला ग्रुप की रियल एस्टेट कंपनी है बिड़ला एस्टेट्स, उनको ग्रेस्ब असेसमेंट में ग्लोबल सेक्टर लीडर का दर्जा मिला है। ये ग्रेस्ब क्या चीज है? ग्रेस्प मतलब ग्लोबल रियल एस्टेट सस्टेनेबिलिटी बेंचमार्क। ये एक ग्लोबल संस्था है जो दुनिया भर की रियल एस्टेट कंपनियों और फंड्स को उनकी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस यानी ESG परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक करती है। ओके, ESG आजकल बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल। तो इसमें ग्लोबल सेक्टर लीडर का दर्जा मिलना एक बड़ी बात है। ये दिखाता है कि कंपनी सस्टेनेबिलिटी के मामले में दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में गिनी जा रही है। निवेशक आजकल इन चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं। समझ गया। अच्छा, और खाने पीने के सेक्टर में हेरिटेज फूड्स ने गेटअवे नाम के एक आइसक्रीम ब्रांड में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदी है 9 करोड़ रुपए में। अच्छा, गेटअवे, ये शायद वो हेल्दी या नए फ्लेवर वाले आइसक्रीम ब्रांड्स में से एक होगा। हेरिटेज फूड्स अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रही है। हाँ, और ऊर्जा सेक्टर में एक बहुत बड़ी खबर है। ऑयल इंडिया ने BPCL और नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ 1.35 लाख करोड़ रुपए के बड़े रणनीतिक समझौते किए हैं। 1.35 लाख करोड़, ये तो बहुत ही बड़ा समझौता है। इसमें आंध्र प्रदेश में एक नई रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाना शामिल है और एक बड़ी पाइपलाइन भी बिछेगी। बाप रे। हाँ, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए, खासकर पूर्वी भारत के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक और बड़ी खबर है। अडानी पोर्ट्स ने महाराष्ट्र के दिघी पोर्ट के विस्तार के लिए 42,500 करोड़ रुपए के MOU साइन किया है। दिघी पोर्ट का विस्तार ये भारत के बढ़ते समुद्री व्यापार और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की दिशा में एक और अहम कदम है। लॉजिस्टिक्स के लिए अच्छा है। और एक बहुत ही दिलचस्प साझेदारी हो रही है टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल और फाइनेंस दिग्गज बजाज फाइनेंस के बीच। ये दोनों मिलकर एक बड़ा डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अरे वाह, एयरटेल और बजाज फाइनेंस, ये तो फिनटेक स्पेस में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। दो बिल्कुल अलग-अलग सेक्टर के इतने बड़े खिलाड़ी एक साथ आ रहे हैं। हाँ, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे टेलीकॉम कंपनियां अपने बड़े कस्टमर बेस का फायदा उठाकर फाइनेंशियल सर्विसेज में घुसना चाहती हैं और फाइनेंस कंपनियां टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेलीकॉम कंपनियों से हाथ मिला रही हैं। तो मतलब ग्राहकों के लिए शायद इससे ज्यादा विकल्प मिलेंगे, बेहतर सेवाएं मिलेंगी और शायद ज्यादा कंपटीशन भी होगा फिनटेक कंपनियों के लिए। सही बात है। तो इन सौदों और निवेशों से तो साफ जाहिर है कि कई सेक्टरों में भविष्य को लेकर काफी आशावाद है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, फार्मा, बैंकिंग, ऊर्जा या फिर फिनटेक। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, अर्थव्यवस्था, बाजार और रेगुलेटरी खबरों की। यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, मैक्रो लेवल पर भी कुछ जरूरी डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक खबर जो थोड़ी राहत देने वाली है वो कमर्शियल रियल एस्टेट से है। बड़े शहरों में ऑफिस का किराया पिछले 9 महीनों में औसतन 6% बढ़ा है और जो खाली जगह थी मतलब वैकेंसी वो भी 3% कम हुई है। तो क्या ऑफिस कल्चर वापस आ रहा है?
ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है। किराया बढ़ना और वैकेंसी कम होना दोनों ही दिखाते हैं कि कंपनियां अब वापस ऑफिस खोलने और शायद विस्तार करने में भी ज्यादा सहज महसूस कर रही हैं। मतलब रिकवरी दिख रही है। हाँ, कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में रिकवरी साफ दिख रही है। पूरी तरह से प्री कोविड लेवल पर पहुंचने में अभी शायद थोड़ा वक्त लगे, लेकिन ट्रेंड बिल्कुल सही दिशा में है। ओके। एक और खबर है जो थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, खासकर ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से। ताज़ा प्रतिबंधों के चलते भारतीय रिफाइनरों ने रूस से कच्चे तेल के नए ऑर्डर लेना फिलहाल रोक दिया है। वो सरकार से स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि ग्लोबल राजनीति का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधे कैसे पड़ता है। भारत पिछले कुछ समय में रूसी तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार बन गया था, सस्ते दामों की वजह से। हाँ। लेकिन अब जो नए प्रतिबंध लगे हैं, खासकर पेमेंट और शिपिंग इंश्योरेंस से जुड़े, उनके कारण एक अनिश्चितता सी बन गई है। तो रिफाइनर्स जाहिर है सावधानी बरत रहे हैं। इससे हमारी एनर्जी इंपोर्ट स्ट्रैटेजी पर असर पड़ सकता है और शायद तेल के दाम पर भी। इस पर नजर रखनी होगी। अच्छा, किसानों के लिए भी एक खबर है। सरकार ने रबी की फसलों के लिए करीब 38,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। ये कृषि सेक्टर के लिए एक बहुत जरूरी कदम है, खासकर बुवाई का मौसम शुरू होने से ठीक पहले। उर्वरक किसानों के लिए एक बड़ी लागत होती है और ये सब्सिडी उन्हें सीधी राहत पहुंचाती है। ये खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी सुबह, जिससे ट्रेडिंग थोड़ी देर से शुरू हुई और उनके शेयर पर भी थोड़ा दबाव दिखा। ये MCX वाली घटना थोड़ी चिंताजनक है। बाजार के इंफ्रास्ट्रक्चर का भरोसेमंद होना बहुत जरूरी है। ऐसी तकनीकी दिक्कतें निवेशकों का भरोसा कम कर सकती हैं। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ IPO मार्केट में तो जैसे बाहर आई हुई है। एक आंकड़ा आया है कि अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक 288 कंपनियों ने लगभग 4,18,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए हैं। ये आंकड़ा तो मतलब अविश्वसनीय रखता है। 4,18,000 करोड़, ये वाकई जबरदस्त आंकड़ा है। ये दिखाता है कि कंपनियां पूंजी जुटाने और विस्तार करने के लिए कितनी उत्सुक है और साथ ही निवेशकों में भी नए इश्यूज को लेकर काफी उत्साह है, पैसा लगाने को तैयार हैं। हाँ, मतलब इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। एक तरह से हाँ, लेकिन इतने सारे IPOs के बीच सही कंपनी चुनना निवेशकों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। सबको ध्यान से अपना होमवर्क करना होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब रेगुलेटरी मोड पे भी काफी एक्शन दिख रहा है। HDFC बैंक अपने 2 सीनियर अधिकारियों को छुट्टी पर भेजकर क्रेडिट सुइस के 81 बॉन्ड्स की कथित मिससेलिंग के अंदरूनी जांच कर रहा है। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में है। HDFC बैंक जैसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान के लिए अपनी साख बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि वो किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और तुरंत एक्शन ले रहे हैं। और CBI भी येस बैंक और अनिल अंबानी ग्रुप वाले मामले में शेल कंपनियों के जरिए फंड डाइवर्जन के आरोपों की जांच कर रही है। येस बैंक मामला तो खैर पुराना है, लेकिन उसमें जांच का जारी रहना ये दिखाता है कि रेगुलेटर्स और जांच एजेंसियां फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नेंस और कंप्लायंस यानी नियमों के पालन को लेकर कितनी सख्त है। गड़बड़ियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और बाजार रेगुलेटर सेबी ने वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट इलेक्ट्रिक की IPO लिस्टिंग पर रोक लगा दी है, जबकि 5 दूसरी कंपनियों को IPO लाने की मंजूरी दे दी है। सेबी का ये फैसला दिखाता है कि वो कंपनियों के डिस्क्लोजर और कंप्लायंस को कितनी बारीकी से देख रहा है। स्टरलाइट के मामले में शायद सेबी को कुछ मुद्दे लगे होंगे जिन्हें वो ठीक नहीं मान रहे, लेकिन बाकी 5 कंपनियों को मंजूरी मिलना IPO मार्केट के लिए सकारात्मक है। और उधर बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का यूनिवर्सल बैंक बनने का आवेदन लौटा दिया है। ये भी एक अहम खबर है। ये बताता है कि RBI स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए जो मापदंड हैं, उनको लेकर काफ़ी सख्त है। उनमें कोई ढील देने के मूड में नहीं है। शायद जाना बैंक अभी उन सभी मापदंडों पर खरा नहीं उतरा होगा। ये रेगुलेटरी सख्ती बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता के लिए जरूरी भी मानी जाती है। बिल्कुल, रेगुलेटर्स तो काफी सक्रिय दिख रहे हैं। चलिए अब रुख करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया का। यहाँ भी कुछ दिलचस्प चीजें हो रही हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी तो हर तरफ है आजकल। पेटीएम ने एक बहुत बढ़िया फीचर लॉन्च किया है। अब 12 देशों में रहने वाले NRIs मतलब प्रवासी भारतीय भारत में अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर से ही UPI इस्तेमाल कर पाएंगे। वो अपने NRE NRO खातों के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। अच्छा, ये तो बहुत ही काम की चीज़ है NRIs के लिए। NRE यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल और NRO यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी खाते।
ये एनआरआईज भारत में रखते हैं। इस पहल से उनके लिए भारत में पेमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। ये यूपीआई को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी स्पेस में भी बड़ी खबर है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी खुद की बनाई 4680 भारत सेल वाली बैटरी के लिए आरएआई से सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय ईवी कंपनी बन गई है। ये आरएआई क्या है? आरएआई यानी ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये भारत में ऑटोमोबाइल और उनके पुर्जों के लिए टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन करने वाली सबसे प्रमुख सरकारी संस्था है। ओला का अपनी बैटरी के लिए आरएआई सर्टिफिकेशन पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि भारत में अब सिर्फ ईवी असेंबल ही नहीं हो रही, बल्कि उनकी जो सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी है यानी बैटरी सेल, वो भी यहीं भारत में विकसित और प्रमाणित हो रही है। ये आत्मनिर्भर भारत और ईवी की लागत कम करने दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता पर जोर दिख रहा है। भारतीय सेना ने घरेलू स्तर पर विकसित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी एसडीआरस के लिए समझौता किया है। ये एसडीआरस क्या चीज है? एसडीआरस यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, ये एक तरह की एडवांस्ड रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें रेडियो के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी बदलना या सिग्नल मोड बदलना, वो हार्डवेयर की बजाय सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल होते हैं। अच्छा। इससे ये ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा सिक्योर और अपग्रेड करने में आसान होते हैं पारंपरिक रेडियो के मुकाबले। इनका सेना के लिए घरेलू स्तर पर विकसित होना, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और बीईएल बना रहा है, ये रक्षा संचार में आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बैंकों में भी जोर शोर से बढ़ रहा है। जेनरेटिव एआई यानी जेनएआई की आजकल बहुत चर्चा है। पता चला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो 2018 से ही इस पर काम शुरू कर दिया था। हाँ, ये काफी दिलचस्प है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एआई को अपनाने में इतना आगे रहा है। जिन एआई का इस्तेमाल ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने, फ्रॉड पकड़ने, लोन प्रोसेसिंग को तेज करने और कई अन्य चीजों में क्रांति ला सकता है, उनका इतने पहले से इस पर काम करना दिखाता है कि वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में कितने प्रोएक्टिव रहे हैं। अब तो खैर लगभग सभी बड़े बैंक इस दिशा में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। हाँ, फिनटेक कंपनी इन्फीबीम एवेन्यूज के एक सब्सिडियरी को गिफ्ट आईएफएससी में पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बनने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है और इन्फीबीम को आरबीआई से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआई लाइसेंस के लिए भी शुरुआती मंजूरी मिल गई है। ये गिफ्ट आईएफएससी और पीपीआई क्या है, थोड़ा समझाएंगी? जरूर। GIFSC यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में बना भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। यहाँ कंपनियों को ग्लोबल स्तर पर काम करने के लिए कुछ रेगुलेटरी छूट और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इन्फीबीम की सब्सिडियरी का वहाँ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बनना उन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की सुविधा देने में मदद करेगा। ओके। और पीपीआई लाइसेंस का मतलब है कि इन्फीबीम अब डिजिटल वॉलेट जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जारी कर सकेगी, जैसे पेटीएम वॉलेट या अमेज़न पे बैलेंस होता है। इससे वो पेमेंट स्पेस में और मजबूत होंगे। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स इन्फीबीम के लिए काफी सकारात्मक है। अच्छा, और ऊर्जा सेक्टर में ड्यूकॉन इन्फ्राटेक नाम की कंपनी ने बिजली संयंत्रों के लिए IQ एनर्जी AI नाम का एक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। हाँ, ये फिर से दिखाता है कि AI का इस्तेमाल अब सिर्फ बैंकिंग या ग्राहक सेवा तक सीमित नहीं है। ड्यूकॉन का ये प्लेटफॉर्म शायद बिजली संयंत्रों के ऑपरेशंस को और बेहतर बनाने, मतलब फ्यूल की खपत कम करने या मशीनों के मेंटेनेंस का पहले से अनुमान लगाने में मदद करेगा। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और लागत कम होगी। टेक्नोलॉजी वाकई हर सेक्टर में घुस रही है। हाँ, और एक और चीज, एनपीसीआई ने बैंकिंग कनेक्ट नाम का एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है जो बीमा प्रीमियम जैसी जो हर महीने या हर साल जाने वाले पेमेंट्स होती हैं उनको आसान बनाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इसे अपनाने वाली पहली कंपनी बनी है। ये भी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और सुधार है। रिकरिंग पेमेंट्स को आसान बनाना ग्राहकों और कंपनियों दोनों के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी हर तरफ बदलाव ला रही है, पेमेंट, ईवी, डिफेंस, बैंकिंग, ऊर्जा। चलिए अब आखिरी में जरा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र की कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। हमने एलएनटी के ऑर्डर्स की बात तो की थी। हाँ, और एलएनटी का लगातार ऑर्डर जीतना यही दिखाता है कि देश में और विदेश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक प्रोजेक्ट्स पर काम जोरों पर है। ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत है। ऊर्जा क्षेत्र से एक और बड़ी बात सामने आई है। टाटा पावर के सीईओ का कहना है कि भारत 2030 तक
अपने सबसे पुराने और सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले कोयला बिजली संयंत्रों को रिटायर कर सकता है, मतलब बंद कर सकता है। क्या ये आपको मुमकिन लगता है? देखिए, ये भारत के जो क्लीन एनर्जी लक्ष्य हैं, उनके लिहाज से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और ज़रूरी बयान है। पुराने अकुशल कोयला प्लांट जो ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, उन्हें हटाना ज़रूरी भी है। लेकिन चुनौती ये है कि भारत की बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। तो इन पुराने प्लांट्स को हटाने के साथ साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड की क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ानी होगी, और शायद कुछ नए ज्यादा कुशल कोयला या गैस आधारित प्लांट्स की भी जरूरत पड़ेगी उस कमी को पूरा करने के लिए। तो ये एक बड़ा संतुलन साधने वाला काम होगा, लेकिन दिशा बिल्कुल सही है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के एक घरेलू निर्माण के लिए 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक और उदाहरण है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनना चाहता है, लेकिन अभी भी हम मोबाइल फोन या लैपटॉप बनाने के लिए जरूरी छोटे छोटे पुर्जों यानी कंपोनेंट्स के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। सही बात है। तो ये 5,500 करोड़ का निवेश उसी कमी को दूर करने की कोशिश है, ताकि पूरी सप्लाई चेन कंपोनेंट से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक भारत में ही मजबूत हो सके। एरोस्पेस में भी एक बहुत बड़ी खबर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हैल ने रूस की कंपनी PJSC USC के साथ भारत में सुखोई SJ-100 विमान बनाने के लिए MOU साइन किया है, और कहा जा रहा है कि ये 1988 के बाद भारत में बनने वाला पहला पूरा यात्री विमान हो सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर हो सकती है। अगर ये समझौता कामयाब होता है और भारत में SJ-100 जैसे रीजनल जेट विमानों का उत्पादन शुरू होता है, तो ये भारत की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हाँ, मतलब हम सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं, पैसेंजर प्लेन भी बनाएंगे। बिल्कुल। और ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है, छोटे शहरों को जोड़ने के लिए। हालांकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उत्पादन शुरू करने में कई चुनौतियां होंगी, लेकिन संभावना बहुत बड़ी है। और एक आखिरी खबर, ABB इंडिया ने बैंगलोर में ऊर्जा कुशल ड्राइव्स बनाने के लिए एक नई प्रोडक्शन लाइन शुरू की है। बिल्कुल। तो ABB इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में एक ग्लोबल लीडर है। उनका भारत में एनर्जी एफिशिएंट ड्राइव्स का उत्पादन बढ़ाना ये दो चीजें दिखाता है। एक, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, और दूसरा, इंडस्ट्रीज में ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी की मांग भी बढ़ रही है। ये औद्योगिक विकास और सस्टेनेबिलिटी दोनों के लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो आज की इन तमाम खबरों को अगर समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से एक तो ये कि इकोनॉमी में सेक्टर दर सेक्टर काफी अंतर दिख रहा है। कहीं तेज ग्रोथ है तो कहीं सुस्ती या गिरावट भी। सही है। दूसरा, बड़े निवेश आ रहे हैं, और खासकर फार्मा, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज में विदेशी निवेशकों की काफी रुचि दिख रही है। L&T जैसे इंजीनियरिंग दिग्गजों के पास भी अच्छे ऑर्डर हैं। हाँ, निवेश का माहौल अच्छा लग रहा है। तीसरा, रेगुलेटर्स चाहे वो सेबी हो या RBI काफी चौकन्ने और सक्रिय हैं। वो गवर्नेंस और नियमों के पालन पर जोर दे रहे हैं। बिल्कुल, रेगुलेटरी सख्ती दिख रही है। और चौथा, टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में नए मौके बना रही है, लेकिन साथ ही पुरानी चीजों को बदल भी रही हैं, चुनौतियां भी ला रही हैं, चाहे वो UPI हो, EV बैटरी हो, AI हो या एरोस्पेस हो। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। आज 28 अक्टूबर 2025 की ये सारी खबरें मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही गतिशील और हाँ, थोड़ी जटिल तस्वीर पेश करती है। यहाँ ग्रोथ के इंजन भी चल रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग, फार्मा, डिजिटल सेक्टर, कुछ मैन्युफैक्चरिंग पॉकेट्स, और कुछ ब्रेक भी लगे हुए हैं, जैसे शायद कुछ कंज्यूमर सेगमेंट्स में या जहाँ रेगुलेटरी अनिश्चितता है। बड़े निवेश, सरकार की मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने वाली नीतियां, ग्लोबल ट्रेंड्स जैसे ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन में बदलाव, और जबरदस्त तकनीकी इनोवेशन, ये सब मिलकर भारत की आने वाली दिशा तय कर रहे हैं। रिकवरी तो जारी है, लेकिन वो सीधी रेखा में नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव साफ दिख रहे हैं। तो आज की चर्चा के बाद एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आएगा, वो ये है, इस बदलते हुए माहौल में जहां कुछ सेक्टर उड़ान भर रहे हैं और कुछ संघर्ष कर रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं और जहां ग्लोबल अनिश्चितताएं भी बनी हुई हैं, अगले कुछ सालों में कौन सा सेक्टर या कौन सी कंपनियां असली विजेता बन के उभर सकते हैं, और कहां निवेशकों या कारोबारियों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। ये बिल्कुल सही सवाल है,
और शायद यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। शायद वो कंपनियां जो टेक्नोलॉजी को सही मायने में अपना रही हैं, न कि सिर्फ दिखावे के लिए, जिनके पास मजबूत गवर्नेंस है, जो अपने ग्राहकों को समझती हैं और जो इस बदलते वैश्विक माहौल के हिसाब से तेजी से अब खुद को ढाल सकती हैं, वो आगे निकलेंगी। सावधानी शायद उन क्षेत्रों में बरतनी होगी जहां कर्ज ज्यादा है, या जो बहुत ज्यादा रेगुलेटरी बदलावों पर निर्भर हैं, या जहां डिमांड अभी भी कमजोर दिख रही है। बिल्कुल। इस अहम सवाल पर सोचने के लिए अपने श्रोताओं को छोड़ते हुए आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।